हेलो दोस्तों और स्वागत है आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम कोई आर्टिकल या रिसर्च पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम सॉल्व करेंगे एक पूरा का पूरा बीटेक का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एग्जाम पेपर। हाँ, ये एक प्रॉपर मास्टर क्लास होगी जिसमें हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये देखिए, ये रहा पेपर, बिल्कुल वैसा ही जैसा एग्जाम हॉल में हाथों में आता है, थोड़ी टेंशन के साथ। ये बीटेक 5th सेमेस्टर का पेपर है, नवंबर 2022 का। तो इसको देखकर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम इसको साथ मिलकर एक एक सवाल को आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि एनएलपी में आखिर चैलेंजेस क्या हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम मिनिमम एडिट डिस्टेंस को डिकोड करेंगे। इसके बाद हिडन मार्कऑफ मॉडल्स की मिस्ट्री सॉल्व करेंगे और सेंटेंस पार्सिंग को समझेंगे। और फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सब चीजें आखिर रियल वर्ल्ड में कमर्शियल यूज में कहाँ काम आती हैं, पूरा पेपर कवर करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। ये है पेपर का क्वेश्चन नंबर 1A और ये वो फंडामेंटल सवाल है जो हर एनएलपी स्टूडेंट के दिमाग में आता है। आखिर कंप्यूटर के लिए हमारी भाषा यानी लैंग्वेज समझना इतना डिफिकल्ट क्यों है? यही तो है द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। सोच के देखिए, हम इंसान कितनी आसानी से एक दूसरे से बात कर लेते हैं, मजाक समझ लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, लेकिन एक मशीन के लिए एक सिंपल सा सेंटेंस जैसे राम ने खाना खाया, इसका मतलब निकालना भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। पर ऐसा है क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा जो विलन है ना, उसका नाम है एम्बिग्यूटी। तो इस एम्बिग्यूटी वाली प्रॉब्लम को ना आइए थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इसके कई रूप हैं। सबसे पहला तो है लिंग्विस्टिक एम्बिग्यूटी। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक कि समय एक तीर की तरह तेजी से उड़ता है, या दूसरा कि टाइम फ्लाइज नाम के जो कीड़े हैं उन्हें तीर पसंद है। कंफ्यूजिंग राइट? फिर आता है को रेफरेंस। जैसे अगर मैं कहूँ मोदी जी ने भाषण दिया, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि मोदी जी और प्रधानमंत्री एक ही इंसान हैं, कंप्यूटर को यह सिखाना पड़ता है। फिर है एनाफोरा, प्रोनाउंस का चक्कर। सीता इज अ गुड सिंगर, शी प्रैक्टिसेस डेली। यहाँ शी कौन है? ऑब्वियसली सीता। ये हम समझ गए, मशीन को बताना पड़ेगा। इसके बाद है प्रैग्मैटिक्स, मतलब कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई रूम में आके कहे अरे यहाँ बहुत ठंड है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो टेम्परेचर बता रहा है, वो शायद कह रहा है कि भाई खिड़की बंद कर दो। और आखिर में डिस्कोर्स इंटीग्रेशन, यानी पिछले सेंटेंसेस से मीनिंग जोड़ना। इन सब चीजों की वजह से एक मशीन के लिए लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, यहाँ पर एक एग्जाम टिप सुनिए ध्यान से। जब भी एग्जाम में ये सवाल आए ना, तो हर पॉइंट के साथ, हर चैलेंज के साथ एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल जरूर देना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। इससे क्या होता है, आपके आंसर में वजन आ जाता है। एग्जामिनर को समझ आता है कि आपने कॉन्सेप्ट को रट्टा नहीं मारा, बल्कि समझा है, और फुल मार्क्स मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। चलिए, थ्योरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। हमारा अगला सेक्शन है पेपर का क्वेश्चन 2A, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल एल्गोरिदम के बारे में है जिसका नाम है मिनिमम एडिट डिस्टेंस। आप जो स्पेल चेकर्स यूज करते हैं या डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, ये हर जगह काम आता है। तो आखिर ये मिनिमम एडिट डिस्टेंस है क्या चीज? इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो शब्द हैं, जैसे पेपर में दिया है किटन और सिटिंग। अब सवाल यह है कि किटन को सिटिंग बनाने के लिए कम से कम कितने चेंजेस करने पड़ेंगे। और चेंजेस क्या हो सकते हैं? 3 तरह के। या तो आप कोई कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं, या किसी कैरेक्टर को सब्स्टिट्यूट यानी बदल सकते हैं। तो इन ऑपरेशंस का जो मिनिमम काउंट है ना, बस वही है मिनिमम एडिट डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसके लिए हम एक बहुत पावरफुल टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है डायनामिक प्रोग्रामिंग। प्रोसेस बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एक टेबल। स्टेप 2, फिर एक फॉर्मूला जिसे हम रिकर्जन रिलेशन कहते हैं, उसको यूज करके उस पूरी मैट्रिक्स को भरेंगे। और स्टेप 3, उस भरी हुई मैट्रिक्स में से हम अपना फाइनल आंसर निकालेंगे, बैक ट्रैक करके। चलिए अब इसको एक्चुअल एग्जाम्पल से करके देखते हैं, तभी आएगा असली मजा। तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स। अब इसको भरना कैसे है, यही इस एल्गोरिदम का कोर है। हम हर एक सेल की वैल्यू उसके 3 पड़ोसियों से निकालते हैं, जो उसके ऊपर है, जो उसके लेफ्ट में है, और जो डायगोनली ऊपर है। लॉजिक बहुत सिंपल है। देखिए,
अगर दोनों स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, जैसे यहाँ आई और आई मैच हो गए, तो कोई चेंज नहीं करना पड़ा, कॉस्ट हुई 0, तो हम बस डायगोनल वाली वैल्यू कॉपी कर देते हैं। लेकिन अगर कैरेक्टर्स मैच नहीं करते, जैसे K और S, तब हमें 3 चीजें देखनी होंगी, ऊपर वाली वैल्यू +1, लेफ्ट वाली वैल्यू +1 और डायगोनल वाली वैल्यू +1। इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वही उस सेल की वैल्यू बन जाएगी। बस इसी सिंपल से रूल को हम बार बार सेल बाय सेल पूरी टेबल पर लगाते जाएंगे। हर सेल बेसिकली हमें उस पॉइंट तक दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का एडिट डिस्टेंस बता रहा है। और जब हम ये पूरी टेबल भर लेते हैं सेल बाय सेल, तो जो सबसे आखिरी सेल है, बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर वाला, उसमें जो नंबर आता है वही है हमारा फाइनल आंसर। इस केस में ये नंबर है 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किटन शब्द को सिटिंग शब्द में बदलने के लिए हमें कम से कम 3 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। कौन से 3? K को S से सब्स्टिट्यूट किया, E को I से सब्स्टिट्यूट किया और आखिर में G इंसर्ट कर दिया। दैट्स इट। सिंपल है ना? ऑलराइट, आई होप मिनिमम एडिट डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये है पेपर का क्वेश्चन 3B, हिडन मार्क ऑफ मॉडल्स या HMMs। नाम सुनकर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, हिडन मार्क ऑफ, लेकिन ट्रस्ट मी, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल है। HMM को समझने के लिए ना एक बहुत मस्त एनालॉजी है। सोच कर देखिए, आप एक कमरे में बंद है जिसने कोई खिड़की नहीं है। आपको नहीं पता कि बाहर मौसम कैसा है, गर्मी है या सर्दी, लेकिन हर शाम कोई आपको आके बताता है कि आपके शहर की आइसक्रीम पार्लर में आज कितनी आइसक्रीम बिकी। अब ये जो आइसक्रीम की सेल्स हैं, ये है विजिबल स्टेट। ये वो डेटा है जो आप देख सकते हैं। इस डेटा के बेसिस पर आपको अंदाजा लगाना है उस चीज का जो आप देख नहीं सकते, यानी हिडन स्टेट, जो कि है बाहर का मौसम। अगर आइसक्रीम सेल्स ज्यादा हैं तो आप गेस करेंगे कि मौसम गर्म होगा, अगर सेल्स कम है तो मौसम ठंडा होगा। बस HMM यही काम करता है। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो विजिबल चीजों को देखकर हिडन चीजों का अनुमान लगाता है। तो ये मॉडल काम कैसे करता है? इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले होते हैं स्टेट्स। ये हमारी हिडन इन्फॉर्मेशन है, जैसे गरम या ठंडा मौसम, या NLP की दुनिया में एक शब्द नाउन है या वर्ब। फिर आते हैं ऑब्जर्वेशंस। ये हमारा विजिबल डेटा है, जैसे आइसक्रीम सेल्स, या NLP में सेंटेंस के एक्चुअल वर्ड्स जैसे फ्लाइज। फिर आती है 2 तरह की प्रोबेबिलिटीज। एक है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब अगर आज मौसम गर्म है तो कल भी गर्म होने का चांस कितना है, यानी एक नाउन के बाद वर्ब आने का चांस कितना है। और दूसरी है एमिशन प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर मौसम गर्म है तो 100 आइसक्रीम्स बिकने का चांस कितना है, यानी अगर स्टेट वर्ब है तो उससे फ्लाइज शब्द निकलने का चांस कितना है। इन्हीं प्रोबेबिलिटीज के आधार पर HMM अनुमान लगाता है। और इसका एक क्लासिक एप्लीकेशन है पारो स्पीच टैगिंग, वही हमारा पुराना दोस्त टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। यहाँ फ्लाइज नाउन भी हो सकता है, यानी मक्खियाँ, और वर्ब भी हो सकता है, यानी उड़ना। तो HMM क्या करेगा? वो ट्रांजिशन और एमिशन प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करेगा, पूरे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखेगा और फिर बताएगा कि इस सेंटेंस में फ्लाइज के वर्ब होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या नाउन होने की। एम्बिग्युइटी सॉल्व हो गई। यही तो है HMM का जादू। चलिए अब एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है पार्सिंग के ऊपर। ये पेपर का क्वेश्चन 4A है। देखिए, जब एक कंप्यूटर किसी सेंटेंस को पढ़ता है ना, तो वो सिर्फ शब्दों के मतलब नहीं समझता, वो उनके बीच का रिश्ता क्या है, सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये भी समझने की कोशिश करता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं पार्सिंग। अब जरा इस सेंटेंस को स्क्रीन पर देखिए। I saw a man on a hill with a telescope। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लग रहा है ना, लेकिन इसको ध्यान से पढ़िए और सोचिए इसके कितने मतलब निकल सकते हैं। असली सवाल ये है कि टेलीस्कोप किसके पास है, मेरे पास या उस आदमी के पास? देखा, ये आसान सा सेंटेंस आसान नहीं है, ये एम्बिग्युअस। इसके कम से कम 2 अलग अलग मतलब निकलते हैं। मीनिंग नंबर 1, मैंने एक आदमी को देखा जो पहाड़ी पर था और मैंने ये काम एक टेलीस्कोप की मदद से किया, यानी टेलीस्कोप मेरे पास है। और मीनिंग नंबर 2, मैंने पहाड़ी पर एक आदमी को देखा और उस आदमी के पास एक टेलीस्कोप था। देखा आपने, सेंटेंस एक, लेकिन उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उसके मतलब 2 अलग अलग निकल। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं एम्बिग्विटी इन पार्स ट्री।
जब एक पार्सर किसी एक सेंटेंस के लिए एक से ज्यादा वैलिड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी पार्स ट्री बना पाए तो उस सिचुएशन को एम्बिग्विटी कहते हैं। और तब कंप्यूटर बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इन दोनों में से आखिर सही मतलब कौन सा है। ये एनएलपी की एक और बहुत बड़ी और सच कहूं तो बहुत इंटरेस्टिंग चुनौती है। तो हमने अभी तक काफ़ी थ्योरी, एल्गोरिदम्स, मॉडल्स सब देख लिया, लेकिन दिमाग में एक सवाल आता है कि इन सबका आखिर फ़ायदा क्या है? रियल लाइफ में ये सब कहाँ यूज़ होता है? हमारा आखिरी सेक्शन इसी सवाल का जवाब देगा। ये है पेपर का क्वेश्चन 7B, एनएलपी के कमर्शियल यानी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है। सच बताऊं तो हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एनएलपी से घिरा हुआ है। जब हम कहते हैं हे गूगल या अलेक्सा, तो हम चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं। ये एनएलपी है। हमारे ईमेल इनबॉक्स में अनचाहे स्पैम मेल्स अपने आप फिल्टर हो जाते हैं। वो स्पैम फिल्टरिंग भी एनएलपी है। हम अमेज़ॉन पर कोई चीज़ खरीदने से पहले रिव्यूज़ पढ़ते हैं और कंपनीज लाखों रिव्यूज़ को सेंटिमेंट एनालिसिस से प्रोसेस करके समझती हैं कि प्रोडक्ट हिट है या फ्लॉप। एक लैंग्वेज से दूसरी में ट्रांसलेट करना यानी गूगल ट्रांसलेट, वो तो पूरा का पूरा एनएलपी यानी मशीन ट्रांसलेशन पर ही बेस्ड है। और तो और बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स की शॉर्ट समरी बनाना, ये ऑटोमेटिक समराइजेशन भी एनएलपी की ही देन है। हमारी लाइफ में हर जगह है ये। और चलिए जाते जाते एक आखिरी एग्जाम टिप। जब भी एप्लीकेशन या रियल वर्ल्ड यूजेस पर सवाल आए ना, तो सिर्फ नाम मत लिख देना कि स्पैम फिल्टर, चैटबॉट। नहीं, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। आप जितने ज़्यादा और अच्छे एग्जाम्पल्स देंगे ना, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो इसके साथ हमने ये पूरा पेपर सेक्शन बाय सेक्शन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। हमने एम्बिग्यूटी की चुनौतियों से शुरुआत की, फिर एल्गोरिदम्स, मॉडल्स को समझा और आखिर में देखा कि ये सब रियल वर्ल्ड में कहाँ काम आता है। अब आखिरी सवाल ये मेरी तरफ से है। जिस स्पीड से ये फील्ड यानी एनएलपी आगे बढ़ रही है, क्या लगता है एनएलपी में अगला बड़ा ब्रेक थ्रू क्या होगा? वो कौन सी चीज़ होगी जो सब कुछ बदल देगी? क्या हम ऐसी मशीन्स बना पाएंगे जो हमसे बिल्कुल इंसानों की तरह इमोशंस के साथ बात कर सके, या कुछ और ही होगा? इस पर सोचना जरूर। अगली बार तक के लिए सीखते रहिए।